सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपदेश चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो आज हम आपके लिए साइंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, परमाणु संरचना। आप सभी को पता होगा काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एटॉम स्ट्रक्चर। तो पूरा यहाँ पे आज आपको मैं कंप्लीटली एटॉम स्ट्रक्चर करवाने वाला हूँ और यहाँ पे जितने बार मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं सभी को मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे डेली क्लासेस आपके लिए चलाई जाती हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश जैसी क्लासेस आपके लिए करवाई जाती हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन फ्यूचर भी आपको यहाँ पे ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको आज का पूरा टॉपिक बताते हैं। तो चलिए पूरा टॉपिक देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं परमाणु से, ठीक है, कि परमाणु होता क्या है। सबसे मेन बात होती है कि परमाणु जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ होती क्या है। तो परमाणु के बारे में आपको बता दूं, बहुत लोगों ने आपको बताया होगा, लेकिन यहाँ पे जब आप पूरा कंप्लीटली इस टॉपिक को देख लेंगे तो एक भी नॉट ए सिंगल डाउट आपका बचेगा नहीं। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि परमाणु के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया था भारतीय महर्षि थे कणाद जी। इन्होंने बताया था लेकिन इसका सिद्धांत नहीं दे पाए थे, वो समझा नहीं पाए थे, केवल इन्होंने इसके बारे में बात की थी। अब चलिए देखिए बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन होती क्या है, मतलब परमाणु होता क्या है। जब किसी पदार्थ को विभाजित करते हैं यानी उसके अलग अलग टुकड़े करते हैं, उस पदार्थ के टुकड़े उस स्थिति में आ जाए कि उनको और विभाजित ना किया जा सके तो उन्हीं सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए कोई भी एक चीज, कोई भी कुछ भी उठा लीजिए तो उसके आप पार्ट करते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फ्रूट ले लिया, फ्रूट नहीं ईंट मान लेते हैं, पत्थर मान लेते हैं, पत्थर के आप टुकड़े करेंगे, कितने करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक है, इसके 2 टुकड़े कर देंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप टुकड़े करते चले जाओगे, लास्ट में जाके वो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि उसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जो सबसे सूक्ष्म जो कण होगा उस पदार्थ का वही आपका परमाणु यानी एटम कहलाएगा। यानी सबसे लास्ट में एक ऐसा कण बचेगा जिससे और ज्यादा डिवाइड ना किया जा सके, और ज्यादा अलग ना किया जा सके, वही आपका परमाणु कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जो आपका डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए बात कर लें कि ये जो सिद्धांत दिया था ये दिया था डाल्टन ने, लेकिन डाल्टन का जो सिद्धांत था इस सिद्धांत में भी थोड़ी बाद में दिक्कतें आ गई और ये थोड़ा डिफीट खा गया। तो उसके बारे में भी यहाँ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि परमाणु के अंदर आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी चीज आपने पढ़ी है। जब उसने कहा था कि एक ऐसा सूक्ष्म कण के जिसके और ज्यादा भाग न किए जा सके, उसे विभाजित न किया जा सके, तो फिर उसमें अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां से आ गए। तो इस चीज को लेके भी थोड़ा विवाद हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। अब चलिए बात कर लेते हैं अणु। तो अणु क्या होते हैं आपके। अणु को लिए मैं बता दूं 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर अणु बनता है। यानी एक आपका परमाणु हो गया, लेकिन जब परमाणुओं से मिलकर कोई चीज बनती है तो वो बनता है अणु। या 1 या 2 से अधिक जब परमाणु एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक अणु का निर्माण कर देते हैं, यानी आपके एक अणु का निर्माण हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे H2 यानी हाइड्रोजन। तो H2 में आप देखेंगे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यानी एक परमाणु और एक परमाणु मिलकर 2 परमाणु हो जाते हैं और ये बना देते हैं H2 का निर्माण कर देते हैं और ये हो जाता है हाइड्रोजन। ये आपका अणु कंप्लीट हो जाता है। तो यानी 2 या 2 से अधिक जो परमाणु होते हैं वो एक साथ मिलकर जो बनते हैं वो अणु कहलाते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं नंबर 1 पे ऐसे अणु जिन्हें केवल एक परमाणु होते हैं। जैसे बात कर ले हीलियम, हीलियम केवल एक परमाणु से मिलकर बना होता है। नंबर 2 पे बात करें ऐसे जिनमें केवल 2 परमाणु होते हैं, तो N2, N+2, N2, ये 2 परमाणु से मिलकर बने अणु होते हैं। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं, आगे आप देखेंगे नंबर 3 पे बात आ जाती है ऐसे अणु जिनमें केवल 3 परमाणु होते हैं। तो H2O, डबल H, H+H+O, तो H2O बन जाएगा यानी जल। 4 पे बात कर लेते हैं ऐसे जिनमें केवल 4 परमाणु होते हैं, तो CH4 मीथेन। ठीक है, इसी तरीके से आपके ये जो अणु होते हैं ये बनते हैं
दो या दो से अधिक परमाणुओं के साथ जो मिलता है वो बनता है आपका अणु। अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित हर एक एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पूछा ही जाता है। किसी में पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, किसी में पूछ लिया जाता है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, किसी में पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, किसी में पूछ लिया जाता है प्रोटॉन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो पूरा यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात करें तो खोज की थी रदरफोर्ड ने, और जो रदरफोर्ड को नोबेल मिला था वो 1908 में नोबेल में पुरस्कार मिला था। इसी तरीके से बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज की थी वो की थी थॉमसन ने, और 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ पे आगे गोल्ड स्टीन डला हुआ है। गोल्ड स्टीन का रीजन अभी मैं आपको बता दूंगा, ये चीज़ शायद कभी आपको किसी ने ना बताई हो। बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी चैडविक ने, और इन्हें 1935 में नोबेल प्राइज मिला था। इन सभी को जो नोबेल प्राइज मिला है ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, कोई ऐड नहीं करता लेकिन मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड किए हैं, मे बी इससे कुछ हेल्प हो जाए। तो अब देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आप इसे याद करना चाहें कि आप याद कर सकते हैं PEN यानी पेन। पेन से आपके बन जाते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। पेन की जो आपकी सामने ट्रिक होगी वो होगी RTC। पेन, PEN पेन, और RTC ये आपको याद रखना है। P से प्रोटॉन, R से रदरफोर्ड, E से इलेक्ट्रॉन, T से थॉमसन, N से न्यूट्रॉन और C से चैडविक। इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आपको कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपको रट जाएंगे। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा गोल्ड स्टीन। अगर अभी आपने हाल फिलहाल में कोई एग्जाम दिया होगा तो बहुत जगह आपको गोल्ड स्टीन का भी ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो थॉमसन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि थॉमसन का ऑप्शन ही नहीं है, थॉमसन आपका ऑप्शन में ही नहीं है और गोल्ड स्टीन ऑप्शन में। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो यहाँ पे ऐसे में आपको गोल्ड स्टीन ही चूज करना है। अब गोल्ड स्टीन की बात आ जाती है कि गोल्ड स्टीन आखिर निकल के कहाँ से आया, तो मैं आप सभी को बता दूं जो गोल्ड स्टीन है, गोल्ड स्टीन ने 1866 में एक खोज की थी जिसे नाम दिया गया था केनाल रे। आप सभी ने पढ़ा होगा, केनाल रे का इन्होंने सिद्धांत दिया था जो कि इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले ही दे दिया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के नाम पे जाती है, लेकिन केनाल रे जो था वो भी एक तरह से इलेक्ट्रॉन की तरह था, लेकिन इस चीज़ को वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसी की वजह से ये जो खोज गई वो गई थॉमसन के नाम, लेकिन माना जाता है कि बिल्कुल रियलिटी में जो खोज की थी इलेक्ट्रॉन की वो गोल्ड स्टीन ने की थी। तो ये उन्हीं को जाता है, इसी केनाल रे की मदद से ही इलेक्ट्रॉन की खोज हो पाई। इसी वजह से यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है गोल्ड स्टीन। तो जब आपको एग्जाम में थॉमसन का ऑप्शन ना मिले और गोल्ड स्टीन का ऑप्शन मिले तो आपको गोल्ड स्टीन ही चूज करना है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोटॉन आप सभी को पता होगा, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन जो आपका होता है वो धनावेश होता है। अब देखिए P से अगर मैं बात कर लूँ तो पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक, ये आपका धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन आपका होता है ऋणात्मक। दोनों चीज हो गई, धनात्मक हो गई और ऋणात्मक। अब बात आ जाती है एन की, तो एन होगा आपका न्यूट्रल, यानी दो ही चीज होंगी, पॉजिटिव होगी और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गई, तो तीसरी बची आपकी न्यूट्रल। एन से बस नेगेटिव मत समझ लेना, एन का मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, आप एन को ऐसे याद करके रख सकते हैं न्यूट्रल। पी से पॉजिटिव, ई जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये परमाणु के ऊपर अगर मैं बात करूं तो परमाणु के ऊपर जो परिक्रमण करता है ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन, जो कि ऋणावेश होता है, माइनस होता है। और जो अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन आपका प्लस होता है और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, जो प्रोटॉन होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से ये होते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं, थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो है इसकी, उम्मीद करता हूँ वो सारी चीजें तो आप समझ गए होंगे। और एक बार और मैं रिपीट कर दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ जाती है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, दोनों एक ही चीज होती है। परमाणु संख्या पूछे या परमाणु क्रमांक पूछे कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम चीज होती हैं। अब बात कर लेते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। यानी कि बात कर लेते हैं, किसी चीज में मान लीजिए कोई भी पदार्थ हो, कोई भी तत्व हो, कोई भी तत्व में एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन की संख्या है 5, तो अगर प्रोटॉन की संख्या वहां पे 5 है, अगर आपको परमाणु संख्या पूछी जाती है तो आपकी परमाणु संख्या भी 5 हो जाएगी।
मेरी पूरी कोशिश है कि आप इस चीज़ को समझ जाएं। फिर दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि मान के चलिए किसी तत्व में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सिंपल सी बात है। अब प्रोटॉन की जो संख्या है वो है 5। प्रोटॉन की संख्या 5 है तो परमाणु संख्या जो होगी वो भी 5 ही होगी, यानी परमाणु क्रमांक भी आपका 5 होगा। अब यहाँ पे बात कर लें कि प्रोटॉन है, जो आपके प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को जो हम प्रदर्शित करते हैं वो जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन साइड में गलत लिख दिया है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो परमाणु क्रमांक को होता है, परमाणु क्रमांक को हम जेड से भी प्रदर्शित कर देते हैं। अब चलिए बात आ जाती है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। दोनों ही चीजों में कोई फर्क नहीं है, परमाणु भार हो या परमाणु द्रव्यमान हो, दोनों चीजें एक ही होती हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, कोई भी तत्व उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की संख्या 5 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 5 है। मान के चल लेते हैं टोटल 10 हो जाता है, तो यही आपका जो परमाणु भार होगा ये परमाणु भार आपका कहलाएगा। यानी यहाँ पे परमाणु भार हो जाएगा आपका 10। के एक तत्व के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक चीज देखो, मैं डायग्राम बना के आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि मान के चलिए ये कोई तत्व है, इसके अंदर इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर देखिए प्रोटॉन की संख्या 5 है, प्रोटॉन की संख्या 5 है तो वो परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या भी 5 है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार। अब मैं आपको बता दूं, जो प्रोटॉन होता है वो तो आपका होता है धनावेश यानी पॉजिटिव, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो होता है न्यूट्रल, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर इसके परिक्रमण करता रहता है और वो होता है ऋण आवेश। यहाँ से जितने बार इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। बात कर ले परमाणु भार की, तो परमाणु भार को ए से भी प्रदर्शित कर दिया जाता है। परमाणु भार इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब चलिए नेक्स्ट आगे चल लेते हैं, और भी जितने बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तत्व यानी एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहा जाता है। यानी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर, बहुत होते हैं अलग अलग परमाणु से मिलकर बनते हैं, वो नहीं कहलाएंगे। केवल एक ही प्रकार के परमाणु से अगर मिलकर कोई चीज बनती है, कोई पदार्थ बनता है, तो वही तत्व कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे Au सोना, सोने में कोई और तत्व नहीं मिला होता है, ये जो बना होता है बिल्कुल प्योर सोना होता है, इसीलिए इसे तत्व कहा जाता है। बात कर ले Fe लोहा, ये भी सेम ऐसे ही होता है। Ag चांदी, ये भी आपका तत्व कहलाते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं, अभी तक टोटल जो तत्वों की खोज की गई है वो 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, और जिनमें बात करें कि 92 प्राकृतिक हैं। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है हाइड्रोजन, जो सबसे पहले खोज की गई है वो की गई है हाइड्रोजन की, और सबसे लास्ट जो सबसे लेटेस्ट खोज की गई है वो की गई है यूरेनियम की, 92 नंबर पे। बाकी के जितने बार आपके जो एलिमेंट्स बचते हैं वो सभी कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, यानी एक को किसी दूसरे के साथ अभिक्रिया करा के इस तरीके से मिला के बनाया जाता है। लेकिन जो आपके वास्तव में जो नेचर की देन है, मतलब प्रकृति की जो देन है, वो है 92 जो अब तक खोजे जा चुके हैं, जिनमें मैं आपको बता चुका हूँ हाइड्रोजन नंबर 1 पे आता है, और सबसे जो लेटेस्ट है वो है आपका यूरेनियम। यूरेनियम को सबसे लेटेस्ट खोजा गया है जो एकदम प्राकृतिक है। ये सारी चीजें यहाँ पे बता चुका हूँ। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाई हुई है, ये आप देख रहे होंगे, ये परमाणु ऊर्जा का स्तर है, परमाणु ऊर्जा का स्तर। इसमें अंदर होते हैं प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर परिक्रमण करता रहता है ऋण आवेश में, और जो आपका प्रोटॉन होगा पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होगा न्यूट्रल। अब देखिए बात कर ले तो ये कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसे किया जाता है K, L, M और N, इसे इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, और इसे छोटी n से प्रदर्शित किया जाता है। n = 1, n = 2 और n = 3 और n = 4, ठीक है। इस तरीके से इसे प्रदर्शित किया जाता है कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे होंगे इस तरीके से, ये जो गोले बने हुए हैं इन्हें सेल भी कहा जाता है, ऑर्बिट यानी कक्ष कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कक्ष। तो यहाँ पे जो इनकी पावर होती है वो इस तरीके से होती है K यानी छोटी n = 1, इस तरीके से इसे प्रदर्शित किया जाता है।
उम्मीद करता हूँ कि जितने बार मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं परमाणु संरचना से रिलेटेड, एटम स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो पूरे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हैं और आपको बाकायदा समझाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे भी 100% आपको ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड होती रहेंगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।